कोई नहीं, हेडिंग डालिए बेटा, टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग पोटेशियम डाइक्रोमेट। टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो मैंने आपको बोला था कि टाइट्रेशन क्या होता है, किसी भी एक केमिकल का कंसंट्रेशन फिगर आउट करना विद द हेल्प ऑफ नोन कंसंट्रेशन ऑफ अदर सॉल्यूशन, यही था ना। तो अब अगर आप इसका पूरा आउटलाइन देखो तो टाइट्रेशन में जो जो स्पीशीज इन्वॉल्व रहते हैं उसके हिसाब से होता है। तो टाइट्रेशन के अगर आप टाइप देखना चाहो ना टाइट्रेशन के, तो इसको ब्रॉडली दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है रेडॉक्स एंड दूसरा होता है नॉन रेडॉक्स। अच्छा, ये नॉन रेडॉक्स में सबसे कॉमन टाइट्रेशन है एसिड बेस टाइट्रेशन। अब कहोगे सर इसको नॉन रेडॉक्स क्यों बोलते हैं? आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं होता है। चलो रिएक्शन करा के देखते हैं, बताओ। एक फेमस एसिड HCl, फेमस बेस NaOH, घर घर का बेस है ये, है ना, हम सभी का बेस है, हमारा प्यारा बेस NaCl, ये घर का सॉल्ट है, इजंट इट? अरे क्या हंस रहे हो यार, ये घर का सॉल्ट नहीं, टेबल सॉल्ट यही तो खाते हैं हम लोग। मान लो घर में आपके सॉल्ट की कमी हो जाए तो एसिड बेस मिक्स कर लो तो NaCl बन जाएगा, एंड इट इज, यस यू कैन, बट यू हैव टू बी रियली केयरफुल विद दैट। इक्वल नंबर ऑफ मोल्स लेना, वरना कोई ना कोई पार्ट रह गया तो डेंजर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री जरूरी है। इसका एक मोल इसके एक मोल से रिएक्ट करके इसका एक मोल बनाएगा और ये पानी बनेगा। पानी हमारे लिए वैसे भी अच्छी बात है, और NaCl बन जाए तो नमकीन पानी हो गया ये पूरा, आराम से इसको पी सकते हो, अच्छी बात है, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो, ये नमकीन पानी के अंदर देखो, ये +1 स्टेट से +1 स्टेट में गया है, क्या दिख रहा है? अच्छा जी, ऑक्सीजन का इधर भी -2, उधर भी सोडियम, इधर भी +1 उधर भी +1, तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं? नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। और दूसरा जो टाइट्रेशन होता है वो है रेडॉक्स। एंड रेडॉक्स में अब कैटेगरी है, जैसे मैंने कल आपको KMnO4 खुद डिस्कस किया था, एसिडिक मीडियम में कैसे रिएक्ट करता है, बेसिक मीडियम में कैसे रिएक्ट करता है, क्या ध्यान है? क्या सभी को ध्यान है? KMnO4 एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम एंड न्यूट्रल मीडियम, बोलो बच्चों, पढ़ाए थे ना? हाँ चलो कोई बात नहीं, डिस्कस किया था, और आज और रिएक्शंस लिखवाऊंगा। तो KMnO4 हो गया इसका टाइट्रेशन। अच्छा, इसमें इंडिकेटर का जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि KMnO4 खुद कैसा होता है, पर्पल, तो जब ये डिक्लराइज हो जाए तो रिएक्शन हो गया है। अच्छा, दूसरा K2Cr2O7 के हैं, फिर H2O2 का भी है रिएक्शन जो टाइट्रेशन हमें करना है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक है बड़ा फेमस आयोडोफॉर्म, सॉरी आयोडोफॉर्म बोल रहा हूं, आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक, आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक। टाइट्रेशन इसको पढ़ना है। एंड फिर हमारे पास H2O2 है, एंड देयर आर मेनी मोर यार, सारे रेडॉक्स की कैटेगरी में, ठीक है। तो KMnO4 मैंने डिस्कस किया था, आज किसका डिस्कशन करेंगे? K2Cr2O7, लेकिन KMnO4 के सारे रिएक्शन भी मैं लिखवाऊंगा साथ के साथ, ठीक है। तो चलो पहले K2Cr2O7 का कहानी कर लेते हैं। ये एक जस्ट फ्लो चार्ट है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू। Okay, now coming to K2Cr2O7, unlike KMnO4, this is not that powerful oxidizing agent. It is relatively weaker oxidizing agent. And relatively weaker oxidizing agent होने की वजह से ये मोस्टली एसिडिक मीडियम में ही रिएक्ट करता है। और unlike manganese in KMnO4, which goes into multiple state, Mn+4, +2 and +6, chromium always goes from +6 to +3। ये इसकी सबसे अच्छी बात है कि हमें टेंशन नहीं लेना है, क्रोमियम जा कहां से रहे, 6 से,
और जब ऐसा हो रहा है तो कितने लोग कह रहे हैं लाइफ में बड़ा इजी हो गया, इसका एन फैक्टर कितना है, फिक्स हो गया 6। दिख रहा है क्या एन फैक्टर 6? कितने लोग को दिखाई दे रहा है एन फैक्टर 6? बोलो। इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इट विल गो लाइक दैट। दिख रहा है एन फैक्टर 6? कितने लोगों को दिख रहा है? तो सबको दिखना चाहिए भाई। ये कितना है, +6 है, यहाँ से कितना जा रहा है 3। कितने आइटम है इधर, 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 1 से 6 का लॉस हो रहा है ना, सॉरी गेन हो रहा है। तो जब आप रिडॉक्स कराओगे किसी के साथ, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, और अगर उसमें गेन सॉरी लॉस अगर इक्वल नहीं भी हुआ, तो आप उसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे जितने से, उतना ही नंबर यहाँ बढ़ जाएगा। तो एट द एंड दिस नंबर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट करोगे तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, सो K2Cr2O7 का एन फैक्टर कितना होगा, 6। गॉट इट? ये नोट कर लिया आप लोगों ने? लिख लो, ये बात लिखो, और फिर हम एग्जांपल्स लेते हैं कुछ रिएक्शन के। विथ मोहर सॉल्ट, व्हाट इज मोहर सॉल्ट गाइस? फेरस अमोनियम सल्फेट पहले बोलना है, और फिर फॉर्मूला पूछा जाए तो FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4। तो बताओ, अगर आप मैं FeSO4 मोहर सॉल्ट का मेन कंपोनेंट तो यही है ना, इसी के साथ रिएक्शन करा देते हैं, क्योंकि बाकी सब पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताओ, K2Cr2O7 क्या लूं एसिडिक मीडियम के लिए? ऑलवेज वी कंसिडर H2SO, मतलब ये बहुत बढ़िया, H2SO4 बहुत अच्छा है। क्या बन जाएगा बेटा? इट विल फॉर्म, बस कुछ नहीं, प्रोडक्ट में क्रोमियम 3 दिखाओ एंड आयरन 3+ दिखाओ। ये 2 से कहां चला गया, और ये 6 से कहां चला गया? इसका एन फैक्टर 1 और इसका एन फैक्टर, समझ में आया? ये कौन से कलर का होता है? ऑरेंज। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है, ये ऑरेंज होता है। पोटेशियम क्रोमेट कैसा होता है? येलो कलर। क्रोमेट इज येलो, डाइक्रोमेट इज ऑरेंज। Dichromate is yellow, sorry, orange, and chromate is, got it, with Mohr's salt। सभी को दिख गया? बोला लगा सकते हो, बट सबसे इजी, आई मीन सबसे फेवरेट यही है। तुम चाहो तो H3PO4 भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अच्छा इसलिए H2SO4 की डाइल्यूट केस में भी ये अच्छा खासा H+N दे देगा। तो मीडियम जो चाहिए हमें, एसिडिक मीडियम, उसका हमें हेल्प कर देता है। गॉट इट? क्रोमेट, CrO4-2 इज येलो। सोडियम क्रोमेट हो, बेरियम क्रोमेट, किसी का क्रोमेट येलो कलर का होता है। CrO4 बेटा, क्रोमेट इज CrO4, क्रोमेट बोलते हैं। क्रोमेट एग्जिस्ट इन बेसिक मीडियम, जैसे एसिडिक मीडियम में कौन एग्जिस्ट करता है? डाइक्रोमेट। बेसिक मीडियम में कौन एग्जिस्ट करता है? क्रोमेट। गॉट इट? लिख लिया सभी ने? यहां तक क्लियर? अब मान लो विथ H2S लिखो। H2S के साथ क्या आएगा? K2Cr2O7 रिड्यूसिंग एजेंट H2S, वो खुद में एसिड है, तो ये क्रोमियम 3+ एंड ये सल्फर की टर्बिडिटी। हमेशा ध्यान रखना, सल्फर -2 से 0 स्टेट H2S कभी भी यूज हो तो पहला प्रोडक्ट सल्फर का टर्बिडिटी आता है। टर्बिडिटी क्यों? क्योंकि सल्फर कैसा है, नॉन पोलर, S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मैंने सॉलिड लिखा, तो ये ऊपर फ्लोट करेगा, नॉन पोलर है ना, एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व, तो टर्बिडिटी गंदगी के फॉर्म में ऊपर दिखाई देगा, येलो व्हाइट टर्बिडिटी।
कर लिया आप लोगों ने? अगर मान लो KI आ गया तो पोटेशियम आयोडाइड क्या बनेगा ये? तो यार इसका फिक्स है, इट विल गो इनटू I2 एंड ये क्रोमियम 3+ में। आ रहा है सबको समझ में? गॉट इट? तो इसलिए ध्यान रखना, आपको रिलैक्स रहना है, जब भी क्रोमियम आ जाए तो लिखो। चलो KMnO4 के भी लिख लेते हैं, टाइट्रेशंस ऑफ KMnO4। मिटा दूं ये सब? बच्चों कुछ चीजें कॉमन सेंस से कर लोगे क्या? लगा पाओगे क्या तुम लोग कॉमन सेंस? थोड़ा बहुत है क्या? देखो तो, चेक करो, देखो तो ब्रेन के सेल में जाकर के देखो, कुछ है कॉमन सेंस? मिला? आओ देखते हैं। तुम लोग अगर रेट कर देंगे तो मैं मान जाऊंगा है कुछ। चलो बेटा, Na2SO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H, गेस द प्रोडक्ट। क्या बनेगा बताओ? गेस द प्रोडक्ट। कम ऑन गाइस। हाँ वो ये देखो, ये तो मैं मान गया यार कि कॉमन सेंस है। थोड़ा बेटर क्वालिटी वाला है क्या, वो टेस्ट करते हैं। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। SO4 2, समझ में आया ना? तो यार प्लस, अब ये आप दिमाग लगाओ बेटा। आपको मैंने बताया कि सल्फर 6 स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, और कहीं बीच में 4 मिल रहा है तो उसको लेके जाओ 6 तक। ये अगर रिड्यूस हुआ है तो इसको कॉमन स्टेट 6 तक लेके जाओ। आ रहा है क्या समझ में सभी को? वेरी गुड। अगला देखते हैं। चलो ये हो गया ना। तो अब KMnO4 का, तो ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा कॉमन सेंस लगा करके करोगे हो जाएगा। मिटा रहा हूँ KMnO4। ये ध्यान रखने पड़ेंगे क्योंकि टाइट्रेशन के क्वेश्चन में ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं। किया जाए डिस्कस बेटा? कौन सा बोलो? KMnO। आओ चलो देखते हैं। तो KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, आप सबको मालूम है कहां जाता है? हाँ आइए। तो ये बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे ताकतवर नहीं है क्योंकि वो फ्लोरीन है, F2। सो KMnO4, अच्छा इसके साथ जो एसिड लिया जाता है वो भी H2SO4 है। अब यहाँ बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होगा अगर मैं HBr ले लूं तो? बताओ, गेस करो क्या होगा। अगर मैं मीडियम के लिए H2SO4 ना लेकर के HBr ले लूं तो? रिड्यूसिंग एजेंट लोगे तो ये MnHO4 बनाएगा, एंड प्लस डॉट 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 अदर प्रोडक्ट। K2SO4 इसलिए लिख रहा हूं
बनेगा ही बनेगा। तो हाँ बताओ, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? क्या होगा? एसिडिक मीडियम तो प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि HBr हो, HI हो, इवन HCl हो, ये सभी KMnO4 से ऑक्सीडाइज होकर के Cl2। पता चला हमने लिया कि ये मीडियम प्रोवाइड किए करे और ये खुद ही उससे रिएक्ट कर जा रहे हैं, तो गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि हमें तो रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट से कराना है, इससे नहीं जो मीडियम प्रोवाइड। अच्छा, फिर बोलोगे ऐसी बात है सर, ये -1 स्टेट में थे, ये प्रॉब्लम था ना। लेट अस टेक HNO3 हियर, ये तो +5 में है, इसको तो ऑक्सीडाइज कर ही नहीं पाएगा। तो हाँ बिल्कुल, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे KMnO4। ये भी मिलके इसके साथ, दोनों मिलके इसकी पिटाई करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की। फिर गड़बड़ी हो गया, क्योंकि हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में इसका N1V1 इसके N2V2 से इक्वेट कराएंगे। अब इसमें पता चला है, तो ये इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये खुद अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसलिए नहीं, एसिड तो अच्छे हैं बट इनको खुद ऑक्सीडाइज कर देता है कौन? इसलिए हमारे पास H2SO4 का ही सबसे, लिखो नोट करके ये बात, H2SO4 is the most suitable acid for creating acidic medium with KMnO4. H2SO4 is the most suitable what? Acid for providing acidic medium, for creating or providing acidic medium किसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं? हाँ, KMnO4। कर लिया आप लोगों ने बेटा? मोस्ट सुटेबल एसिड H2SO4, what is the problem with them? लिख लो, if HCl, HBr, HI is used, they will be oxidized by KMnO4. If HCl, HBr, HI is used, they will be oxidized with KMnO4. Got it? And if HNO3 is used, it will oxidize reducing agent along with KMnO4. It will oxidize reducing agent along with KMnO4. आ गया सभी को समझ में? अच्छे से समझ आ गया? बहुत अच्छी बात है बेटा। It will oxidize reducing agent किसके साथ मिलके ये काम करेगा? KMnO4 alongside joint venture by KMnO। ठीक है, आ गया समझ में?
क्लियर हो गया? अब देखो मैं रिड्यूसिंग एजेंट लिखता जा रहा हूं और तुम मुझे प्रोडक्ट बताते जाओ। शिवांश चलो प्रोडक्ट बना दो। पहला टाइट्रेशन KMnO4 H2SO4 बोलो FeSO4 क्या प्रोडक्ट आएगा? MnSO4 बोलो शिवांश। शिवांश हाँ वो तो दिख रहा है सर। और बता दे वाटर भी आएगा। सारा घूम जा तो इधर उधर। मेन प्रोडक्ट बता वरना क्रेन बुला दूंगा मैं, समझ लेंगे। जल्दी बता, जल्दी बता क्या होगा? FeO क्यों होगा? क्या है यार, ये अगर रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज होगा ना रे। आयरन के कौन से स्टेट हैं? +2 एंड फिर कहां जाएगा ये? क्या है यार, ऐसे करोगे क्या? गॉट इट ना? तो अगर मेरे पास मोहर सॉल्ट हो, बस इनका तो आपको मालूम है हमेशा फिक्स्ड है यहाँ पहुंचने वाले, इनका देखते रहो बस। चलो बी लेता हूं KMnO4। चलो अभी छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी, ध्यान रखना, एकदम नहीं छोड़ने वाला। चलो देखते हैं SnCl2 बता। सब प्रोडक्ट लिखो तो। टेल मी दिस थिंग विल बी कांस्टेंट राइट? ये कहा जाएगा इस पे सोचो, रिड्यूसिंग एजेंट यही है। टिन कौन सा स्टेट है यहाँ? टिन का कौन सा स्टेट जा सकता है? +4 2 एंड 4 कार्बन, जितना ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाया था उसी का एप्लीकेशन है। क्या बनेगा ये? SnCl4 क्लोराइड है ना यार, लगा देना क्या, +4 बस जाना चाहिए। वैसे क्लोराइड नहीं भी लगाओ, टिन +4 लिख दो तो भी काम हो जाएगा। बाकी ये सब एज इट इज है, यहाँ पे भी ये कहानी एज इट इज है। बता Ki कहाँ जाएगा? I2 कोर्स -1 से 0। I2 देखो K2Cr2O7 ने भी वही काम किया था, आयोडीन में कन्वर्ट किया था, ध्यान आ रहा है? H2S को कहां ले जाएगा? सल्फर में। देखो जो काम K2Cr2O7 किया था वो तो ये करेगा ही यार। ओके बड़ी, टेल मी हियर NaNO2 है, नाइट्रोजन कौन से स्टेट में है? +3, देखना NO2 बिल्कुल सही, NaNO3 नाइट्रेट +3 से, यही सोचना है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट। बताओ ये कौन से स्टेट में है? प्लस, इट विल गो इनटू Na3ASO4 +5, 3 से 5 में जाएगा। लास्ट वाला मैं आप पे छोड़ता हूं।
कर लिया सभी ने? आइए चलिए, आकृति बताओ तुम इसको, इसका आंसर करो। जग रही हो तो इसका आंसर करो, देखते हैं क्या आता है। यार फिगर आउट द ऑक्सीडेशन नंबर, यू हैव टू एनीवे इंक्रीज इट ना, दैट्स इट, थिंक अबाउट इट, think of come on, come on guys, you can do it. Absolutely right, this will form CO2 as the main product. बाकी कहानी सही है, CO2, क्योंकि यहाँ पे क्या है, +3, कार्बन का 3 से बढ़ के क्या ही हो सकता है? नहीं, एक्चुअली कार्बन देखो ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिक्कत ये है ना कि कार्बन +4 स्टेट में तुम्हें सॉल्यूशन में तो कभी नहीं मिलने वाला, इसकी पोलराइजिंग पावर इतनी ज्यादा है कि किसी न किसी के साथ बाइंड अप कर ही लेगा, तो इसलिए इसके कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तुम एक बार H2CO3 लिख दोगे तो भी कोई तकलीफ नहीं, बट H2CO3 भी स्टेबल नहीं होता, ये टूट के CO2 ही बन के निकलता है, तो इसलिए आइडियल आंसर इज CO2 इन एसिडिक मीडियम, कार्बन विल फॉर्म। तो ये ध्यान रखना, ऑक्सलेट का केस पूछा जाता है, व्हाट इज दिस, सोडियम ऑक्सलेट है ये पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखोगे क्या? वेरी गुड बेटा। चलो एक क्वेश्चन कर लो, तो लिखो, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल KMnO4 is required to completely react with, what volume of 0.1 normal, क्या चीज रिक्वायर्ड बेटा? KMnO4 is required to completely react with, बोलिए, to completely react with, वही दे दूं? चलो लिखो, 0.2 मोल ऑफ पोटेशियम ऑक्सलेट K2C2O4 in acidic medium, बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये रिएक्शन लिखेंगे, K2C2O4 प्लस KMnO4, और तुरंत एसिडिक मीडियम में इनके प्रोडक्ट, एक बनेगा CO2, दूसरा बनेगा Mn2। बता बेटा इसका एन फैक्टर कितना है, जल्दी बोल। 5। अरे यार ये तो सीखा भी था एसिडिक मीडियम, इसका बता एन फैक्टर, जल्दी बोलना, सोच के बता। 2 इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। कैसे, यहाँ +3 है, इधर कितना है, बैलेंस कर दो, 3 से 4, 1 का चेंज इंटू 2 एटम। अच्छा, जब KMnO4 का करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई यहाँ इलेक्ट्रॉन दोनों में होगा, इसलिए कोफिशिएंट, मतलब पूरा बैलेंस करने का जरूरत, मर्जी आपकी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से भी वही आंसर है। अब कर ले क्या, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा दे, इसका बताओ, N1V1 इसका क्या, मोल इंटू एन फैक्टर, मोल कितना, 0.2, नहीं 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 नहीं, उल्टा कर दिया मैंने, ये है N1V1 और ये है N इंटू एन फैक्टर, क्या समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? इसका मोल कितना है, 0.2, एन फैक्टर 2, इसका नॉर्मेलिटी पॉइंट, वॉल्यूम नहीं पता, निकाल लो यार, वॉल्यूम कितना आ गया, 4 लीटर, 4 लीटर ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली टाइट्रेट, एंड पॉइंट का ये रीडिंग है 4 लीटर, बताओ कितना खराब हो गया सोल्यूशन, कम कम टाइट्रेट करते हैं ना, गॉट इट। चलिए बेटा, तो आपने कौन से मीडियम में रिएक्शंस देख लिए, बेसिक मीडियम KMnO4, क्या, मैंने बताया था बेसिक मीडियम में क्या होगा, KMnO4 इन बेसिक मीडियम, बताइए।
हाँ, that it goes into, so KMnO4, अच्छा स्ट्रांगली नहीं, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल, हाँ जी स्लाइटली, KMnO4 plus reducing agent in the presence of OH minus, it goes into MnO2 plus dot dot dot. अब इसका एक बहुत बढ़िया सा केस समझाता हूं तुम्हें, देखो इधर ध्यान से, KMnO4 प्लस पोटेशियम आयोडाइड ले लिया बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में कहा ले जा रहा था इसको, I2 में, बेसिक मीडियम में ये KiO3 तक लेके जाता है, एंड ये तो MnO2 बनता है। समझ में आया क्या? और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है बेटा, मार्क कर लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट गोज फ्रॉम कहां से कहां, -1 से कहां जाता है, +5, यस, आयोडेट में जाता है। गॉट इट? ओके, वेरी गुड। तो बेसिक मीडियम में बस एक ही रिएक्शन करेंगे, ज्यादा करना नहीं है। तो हमारा ये खत्म हो गया सेगमेंट, क्या बचा, किसका, हाँ चेक करो, H2O2 था और आयोडोमेट्रिक है, हेडिंग डालो, आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। चलो मैं लिख दे रहा हूं, what is iodimetric and iodometric titration? देखो, आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक, ध्यान से समझना। आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में कौन यूज होता है, जहां पे आयोडीन को डायरेक्टली ट्रीट किया जाता है हाइपो के साथ। यू नो व्हाट इज हाइपो, दिस इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, क्योंकि स्टार्च एंड आयोडीन का सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू। और क्या बनेगा बताओ, Na2H2O6, थायोनेट S4 होता है, सॉरी S4। स्ट्रक्चर ध्यान है ना इसका, सल्फर सल्फर के लिंकेज 4 4 एंड लास्ट में S। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन स्ट्रक्चर पे ही आ जाते हैं, कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका स्ट्रक्चर पता है कैसा है, डबल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O, O-O-। एक सल्फर टर्मिनल साइड में है और एक सल्फर बीच में, दिस इज सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। आ रहा है बात समझ में? ऑक्सीजन को हटा के सल्फर जब भी लगाते हैं तो थायो वर्ड जुड़ जाता है, सल्फेट होता वो SO4-2, उसमें एक ऑक्सीजन हटा के सल्फर डाल दो तो H2O3-2, दिस इज दैट स्ट्रक्चर, गॉट इट? ओके बेटा, तो इसको बैलेंस करना हो तो बड़ा आसान है यार, बताओ कैसे बैलेंस करें, 2 यहां कर दें, देखो अब क्या बैलेंस हो गया क्या, चेक कर लो, चेक कर लो, बहुत ही आसान है, सब बैलेंस हो गया, जिंदगी बहुत इजी है। सो ऐसे रिएक्शन जिनमें आयोडीन डायरेक्टली यूटिलाइज हो रहा हो टाइट्रेशन कराने में, उसको बोलते हैं आयोडीमेट्रिक। DI से याद रखना, डायरेक्ट आयोडीन इज यूटिलाइज्ड, DI, आयोडी, ट्रिक बता रहा हूं बस याद करने के लिए, ठीक है, नहीं तो बाद में भूल जाओगे कौन आयोडो था कौन आईडी था। तो
Iodimetric titrations are those where iodine is directly treated with hypo. Directly treated with hypo during quantitative analysis. बोलो, गॉट इट? समझ में आ गया? अगला लिखेंगे कौन सा? आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। सो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या है? ये तो था आयोडीमेट्रिक। इस टाइट्रेशन में आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या करते हैं? बिल्कुल सही। इसके अंदर आयोडीन पहले प्रोड्यूस करते हैं एंड फिर उसको एस्टिमेट करते हैं हाइपो के साथ, क्योंकि आयोडीन को तो एस्टिमेट इसी से करना पड़ेगा। कितना आयोडीन निकला वो इससे आप एस्टिमेट कर सकते हो। आई मीन N1V1 इज इक्वल टू, इनकी चीजें हमें नोन है, ये अननोन है, तो निकल जाएगा। तो बताओ, आयोडीन प्रोड्यूस करना तो बड़ा आसान है। क्या करे? कहां से प्रोड्यूस करे? KI से। बोलो, KI एक्सेस में ले लो ताकि इसकी कोई कमी ना पड़े। हमारे पास बहुत सारे रिएक्शन है। एक सबसे बड़ा फेमस रिएक्शन है CuSO4। कभी आपको कॉपर सल्फेट कितना है वो एस्टिमेट करना हो तो एक्सेस KI डाल दो, तो ये कन्वर्ट होता है Cu2I2 एंड आयोडीन में। ध्यान रखना, ये +1 स्टेट है, या कई बार इसको ऐसा भी लिखा जाता है Cu। अच्छा, आप बैलेंस करने जाओगे तो यहाँ 2 लगाओगे, यहाँ 4 लगाओगे। अब देखो बैलेंस हो गया। चेक करो, चेक करो, क्या ये बैलेंस हो गया? CuI वाला पोर्शन हटा देना। क्या ये बैलेंस हुआ? दिख रहा है? अब ये जो आयोडीन निकल के आया है, कितने लोग करें? एक्सेस ऑफ आपने KI लिया है अगर, तो ये बचा भी होगा। तो ये दोनों अक्सर रिएक्ट करके क्या बन जाते हैं? The I2 produced reacts with I minus which is already there in the solution I3 minus। क्या ये नई बात है? लुईस एसिड बेस रिएक्शन ना, कलर्ड सॉल्यूशन रहते। लेकिन फिलहाल चलो, ये जो आयोडीन निकल के आया इसको हमें एस्टिमेट करना है। फिर से हम वहीं जाएंगे। मिल गया? अब मेरी बात सुनना ध्यान से। इसका यूज क्या है? जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है, कोई रिएक्शन कराया और कॉपर सल्फेट अनरिएक्टेड सॉल्यूशन में बचा रह गया। अब आपको यही पता करना है इसका कितना मोल बचा रह गया। आपका पर्पस क्या है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो क्या करोगे? सबसे पहले इसमें KI डालो एक्सेस में, तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा? आयोडीन। अब इसको टाइट्रेट करो इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च भी डाल दो। अब ऊपर से बूंद बूंद इसमें क्या डालो? हाइपो। जैसे इसका कलर डिकलराइज हो जाए वॉयलेट, तो वहीं रुक जाओ। तो बताओ, इसके N1V1 से इसके मोल इंटू N फैक्टर लगा दोगे तो आयोडीन का मोल पता चल जाएगा कितना प्रोड्यूस हुआ था। आयोडीन पता चल गया मोल, तो क्या उससे कॉपर सल्फेट उसका डबल है ये नहीं पता चल गया? दैट्स हाउ वी एस्टिमेट। इसको बैक टाइट्रेशन भी बोलते हैं। बैक टाइट्रेशन इसलिए क्योंकि जो टाइट्रेशन आप करा रहे हो उसमें आपका पर्पस है ही नहीं आयोडीन कितना है उसको निकालना डायरेक्टली, बल्कि आयोडीन एक इंटरमीडिएट जैसा है कि पहले उसको पता करो, फिर उससे मेन जो चीज आपको निकालना है उसको निकालना। डिड यू अंडरस्टैंड? सो दैट्स हाउ इट इज यूज्ड। सो दिस इज आयोडोमेट्रिक। अब बताओ कितने लोग कह रहे हैं सर ये तो हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं KI, जहां भी रिड्यूसिंग एजेंट लेना हो। नहीं तो KMNO4 को पता करना हो तो भी यूज कर लो। कितना KMNO4 था? KMNO4 के साथ एक्सेस KI डालो, I2 निकलेगा, I2 को यहां ट्रीट करो। यही क्यों। और एक है, ये पहला रिएक्शन था हमारा ना, और एक है
अवेलेबल क्लोरीन निकालना हो ब्लीचिंग पाउडर में, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग, यू नो व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर? नहीं देखो, मैंने अभी आपको समझाया कि CaOCl whole twice, CaCl2 and plus other impurities are also there. This is commercially available. अब पता है, अगर आप इसको गर्म करते हो, सिर्फ इसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ये है, आप देखो इसको सिंप्लीफाई करो, Ca ट्वाइस ऑक्सीजन ट्वाइस Cl4, इंपेरिकल रिप्रेजेंटेशन CaOCl2, तो ये बनता है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इसको अगर आप ब्रेक डाउन करो तो इट इज कैल्शियम 2+ एंड एक OCl माइनस है और दूसरा Cl माइनस। तो यहां देखोगे तो क्लोरीन का +1 स्टेट है क्योंकि ऑक्सीजन खींच रहा है। तो दो तरह के क्लोरीन मिलते हैं इसमें, +1 एंड -1। जब आप इसको गर्म करते हो ना, ये सनलाइट लेकर के, तो इट कन्वर्ट्स इनटू, ये कितना क्लोरीन है इस कंटेंट को पता किया जाता है, इसी को बोलते हैं अवेलेबल क्लोरीन। कभी आपने ब्लीचिंग पाउडर देखा है यूज करते हुए? अभी नहीं, अभी तो चलो इतना हम लोग एडवांस हो गए हैं कि पहले तो पानी निकालते हैं ग्राउंड से एंड फिर आरओ लगा के उसको फिल्टर करते हैं, सारे आयंस बाहर निकालते हैं, फिर इलेक्ट्रोलाइट से फिर से आयन डाल करके फिर हम पीते हैं। इतने एडवांस हो गए। आज से 40 साल पहले आरओ वाटर का कोई एग्जिस्टेंस था ही नहीं। 40 तो बहुत ज्यादा हो गया, 30 साल पहले भी इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था अपने इंडिया में, तो कहीं दूर तक नहीं था। और उससे भी करीब 15-20 साल पीछे चले जाओ, तो जब नॉर्मल जो, आई मीन, पिंड वगैरह में चले जाओ, गाँव में चले जाओ, विलेजेस में जाकर के देखो, तो वहां पे अभी भी आपको कुएं दिखाई देंगे। अब तो खैर खत्म हो गया कल्चर ही उसका। कुएं रहते थे तो लोग उसमें बाल्टी डिप करके एंड फिर निकालते थे उससे। एंड आई हैव लिव्ड दैट लाइफ आल्सो, राइट? यस। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा, उसके अंदर बारिश के टाइम पे नेचुरली यार गंदगी भी आती है जगह जगह से, एंड उसमें आप देखोगे किनारे किनारे वो जो ग्रीन ग्रीन कलर की एल्गी वगैरह, तो वो सब भी प्रोड्यूस है। तो अब लोग इतने इम्यून हो जाते थे, पता है, पीते पीते दे गेट दैट हर्ड इम्यूनिटी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो अब वाटर बॉर्न डिजीजेस तब भी थी, लेकिन उतना पेनफुल नहीं था क्योंकि ऑलरेडी वो एक्वायर कर लेते थे, एंटीबॉडीज बन जाती थी बॉडी में। तो उस टाइम पे मैंने देखा था कि कभी अगर लगे लोगों को थोड़ा डाउट हो तो वो ब्लीचिंग पाउडर को कुएं में थोड़ा डाल देते थे। तो ये क्या काम करता है पता है? क्लोरीन इज अ वेरी पावरफुल डिसइंफेक्टेंट। ये अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। क्लोरीन इज अ पावरफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं यार? लाइफ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कार्बन रिलेटेड कंपाउंड दैट वी हैव। तो कार्बन रिलेटेड कंपाउंड जितने भी हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज कर दिया तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए। तो ये काम करता था क्लोरीन। बाहर कभी अगर फंक्शन वगैरह हुआ तो लोग क्लोरीन, ये ब्लीचिंग पाउडर व्हाइट कलर का होता है, लोग ऐसे उसकी लाइनिंग बना देते थे ना, थोड़ी गंदगी वगैरह क्लीन करके। मॉस्किटो वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया, ऐसा कोई भी चीज इनको किल करना हो तो ऐसे डाल देते थे पूरा। तो उससे क्लोरीन की स्मेल आती रहती है। आप देखो अभी अभी के टाइम पे आप पूछोगे तो इसका यूज होता है बहुत फ्रीक्वेंटली, किसमें? स्विमिंग पूल्स में, ब्लीचिंग पाउडर का। तो जब भी उसकी क्लीनिंग हो तो अजीब सा स्मेल आता है क्लोरीन का, वो Cl2 का है। तो दैट इज अवेलेबल क्लोरीन। जैसे मान लो 1 किलोग्राम पाउडर लाए, तो आप पूछा जाए क्या सारा क्लोरीन है? चांस ही नहीं है। सारा क्लोरीन कैसे हो सकता है? इसमें तो ये भी है, ये भी है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, कई बार क्या होता है, धीरे धीरे डिकम्पोज होकर क्लोरीन निकलता जाता है। तो अगर आपको उसका टोटल मास भी पता है तो भी आप क्लोरीन जो निकालोगे वो गलत हो सकता है, क्योंकि कई सारे क्लोरीन तो टाइम के साथ ऐसे ही निकल जाते हैं। तो परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन निकालना पड़ता है। तो आपको क्वेश्चन कैसे देगा एग्जाम में? आपको देगा कि भाई 50 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लिया, उसको गर्म किया, किसके साथ? दिस इज अवेलेबल क्लोरीन। स्पेलिंग बताओ यार अवेलेबल। एल, हाँ ठीक है, अवेलेबल, पक्का ना? ठीक है, देखो तुम ही लोगों ने बताया, मुझे नहीं बताया। अवेलेबल क्लोरीन, तो इसी को पता करते हैं। जैसे मान लो ब्लीचिंग पाउडर लिया आपने,
और इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ एक्सेस ले करके, तो इससे क्या होगा, आपको मालूम है क्लोरीन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन आयोडीन, तो Ki को वो कहां लेके जाएगा, I2 में, और खुद कहां चला जाएगा, CaO प्लस। अब वाटर है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा एंड ये बन जाएगा KCl। गॉट इट। तो हमें मिल गया ना आयोडीन। फिर हमारा पर्पस आयोडीन को नहीं पता करना, हमारा पर्पस है क्लोरीन कितना है। क्या इससे हम निकल के आ पाएंगे, बोलो। मैं तो कहूंगा सीधा सीधा इसको क्लोरीन से ही रिएक्शन दिखाओ ना, क्यों दिमाग लगाएं इसमें, ये तो हमारे किसी काम का ही नहीं है। मेन तो है कि क्या बन रहा है, और क्या ये आयोडीन जितना प्रोड्यूस हुआ है, क्या हाइपो से उसको डिटेक्ट कर लेंगे। क्या बन गया ये, इससे डिटेक्शन कर लोगे तो दिस इज ऑल्सो iodometric titration. So any titration where Ki is used to produce iodine and thereafter it is titrated with hypo is termed as iodometric titration. क्या सभी को समझ में आ गया, बोलिए। ग्रेट। तो इतना सारा टाइट्रेशन था एंड द लास्ट वन इज व्हाट, H2O2। लिखो, हाँ कर लो नोट, अच्छे से नोट कर लो। परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन, तो वही तो कर रहे हैं, अवेलेबल क्लोरीन निकालने का मतलब उसी से तो पता कर रहे हैं, टाइट्रेशन से। हाँ कर सकते हो। आ गया सभी को समझ। क्या इस पे करें क्वेश्चन अवेलेबल क्लोरीन पे, या H2O2 करा दे, कर लोगे अपने से, कर लोगे क्या, कुछ दम नहीं है यार, बस वही रिएक्शन की अंडरस्टैंडिंग हो और इक्विवेलेंस का लॉ कैसे लगाना है, बस इतना आप निकाल ले जाओगे। मान लो इससे आपने निकाला और आपको क्लोरीन मिल गया, से फॉर एग्जांपल 0.1 मोल। 0.1 मोल का मतलब कितना, Cl2 यानी 71 होता है ना, 35.5 यार, 70, तो 7.1 ग्राम हुआ। तो मान लो ऐसा हो गया कि 50 ग्राम सैंपल को जब आयोडीन के साथ ट्रीट किया, आई मीन Ki के साथ एक्सेस, तो जो भी आयोडीन आया उसने इतने मोल इतने मोल इतने मोल इतना वॉल्यूम, इतना मोलर इतना वॉल्यूम हाइपो यूज किया, तो बैक कैलकुलेशन करके आपको पता चला कि क्लोरीन कितना है, 0.1 मोल। 0.1 मोल का मतलब 7.1 ग्राम इज देयर एंड 7.1 ग्राम present in how many grams of bleaching powder, how many grams of bleaching powder, तो अगर आपको 0.1 मोल Cl2 आ रहा है तो 0.1 मोल का मतलब कितना हुआ, 7.1 ग्राम। एंड मान लो 50 ग्राम सैंपल लिया था ब्लीचिंग पाउडर का, तो आपको परसेंटेज मिल गया क्लोरीन का, 7.1 अपॉन 50 इंटू 100 करोगे तो 14.2%। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब मैंने एक मॉक आपको क्वेश्चन समझा दिया। इज दैट क्लियर, ओके। तो ये सारा नोट कर लिया सब लोगों ने। अब देखो बात करते हैं H2O2, और वो बिल्कुल दम नहीं है उसके अंदर H2O2 के रिएक्शन में। ये बताओ H2O2 का काम क्या होता है, H2O2 ऑक्सीजन का मोर स्टेबल स्टेट कौन सा है, तो H2O2 थ्योरेटिकली दोनों तरफ जा सकता है, -2 में भी एंड 0 में भी, या पॉजिटिव साइड में भी। लेकिन आप में से कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है कि ऑक्सीजन का ग्रेटर टेंडेंसी होगा -2 में, इसलिए
H2O2 is not a common reducing agent, rather it is yes. पूछता भी एग्जाम में कि भाई H2O2 जो ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, H2O2 का कभी आप रोल देखो तो ब्लीच करता है, हेयर वगैरह को ब्लीच कराने जब जाते हो ना तो उसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यूज करते हैं क्या? H2O2 उसमें एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट रहता है, तो वो डिकलराइज कर देता है। ओल्ड पेंटिंग जो लेड वगैरह से रिलेटेड बनी रहती थी, तो पीबीएस बन करके वो डिकलराइज हुआ था, तो पीबीएस को PbSO4 में करके ओल्ड पेंटिंग के कलर को भी रीजनरेट करने का काम करता है H2O2। तो H2O2 in the presence of PbS converts into itself goes into H2O and ये PbSO4। H2O2 आप ले लो, वही सारी कहानियां रिपीट हो जाएंगी। H2S लिया तो क्या बन जाएगा? सल्फर, सल्फर प्लस H2O। गॉट इट? तो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2 goes from -1 to -2 स्टेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड मोस्ट कॉमन रिएक्शन था, तो कभी पूछे कि H2O2 का ब्लीचिंग एक्शन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर। और ऑक्सीडाइज करके किसी को ब्लीच करते हो तो परमानेंट ब्लीचिंग होती है, मतलब एक बार ही आपने कलर उड़ा दिए बालों के ना, तो वो गया कलर, उसके बाद वो वैसे ही बना रहेगा जितने भी है। अब हेयर ग्रोथ होने की वजह से धीरे 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 वापस वो हो जाए, वो अलग बात है। परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट होता है। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? इज अ वेरी पावरफुल। ठीक है, अच्छा जी। और कभी कभी बोलता है कि SO2 क्यों ब्लीचिंग एजेंट है, किसके वजह से? तो SO2 यार कहां जाना चाहता है? सल्फर +4 से काम, इसका खुद का क्या हुआ? काम कैसा किया? तो इट इज बिकॉज ऑफ इट्स रिड्यूसिंग एक्शन। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये क्यों काम करता है ब्लीचिंग की तरह, और ये कैसे काम करता है ब्लीचिंग की तरह। गॉट इट? अब कहोगे सर ये तो समझ में आया, आपने बोला कि H2O2 इज अ मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन, तो फिर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें H2O2 को क्या किया जाए? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करे। बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो ये खुद कहां जाएगा? O2 में ना, मोस्ट कॉमन। भाई अनलेस फ्लोरीन जैसा कोई आ जाए तो, अदरवाइज कौन लेके जा सकता है? अभी आपने पढ़ा है आज KMnO4 H+ आयन लोगे तो ये बनता है। तो अगर कभी आपको डिटेक्ट करना हो कि H2O2 कौन से रिएक्शन में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज हुआ है, तो जिस रिएक्शन में H2O2 के प्रोडक्ट साइड में क्या दिख रहा हो, O2, उस रिएक्शन में यूज हुआ है। इसका खुद का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। ओके। एंड बाकी सारे जितने भी मैंने आपको रिएक्शन कराए हैं अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट लेकर के, वो सारा आप यहाँ रिपीट कर सकते हो। इवन क्रोमियम जैसे स्पीशीज को भी H2O2 कैन ऑक्सीडाइज क्रोमियम +3 इंटू क्रोमियम +6, यानी क्रोमेट में लेके जा सकता है अगर बेसिक मीडियम लिया तो भी। तो ये इसका कौन सा पावर था यहाँ? ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, तो यहां तक है बेटा इसके बारे में डिस्कशन। एंड इसी के साथ हमारा टाइट्रेशन से रिलेटेड सारा सेगमेंट कंप्लीट होता है। ओके, तो अभी कुछ बचा रह गया है क्या? तो देखो, एक पोर्शन है जो एक्चुअली 12th क्लास में होता है, लेकिन CBSE ने क्लास 11th में उसको रख रखा है। सेल, डेनियल सेल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। डेनियल सेल क्या होता है, फंक्शनिंग कैसे होती है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, ये सारी कहानी दी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी दिया है। समझ तो आपको 12th में ही आएगा, बट 11th में उसका इंट्रो दे रखा है, तो मैं वो सेल पढ़ाना है। 15-20 मिनट का टॉपिक और है, सो विल बी डन बाय दैट। तो कल करेंगे उसको। आज का क्लास यहीं पर खत्म।